बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर या मंगल को कंफर्म हो गया है कि ये पीर या मंगल में से किसी दिन होगा। क्यों बुलाया जा रहा है ये इजलास यकदम? इससे पहले बातें चल रही थी कि स्पेशल कानून साजी होनी है, कुछ नए बिल जो हैं वो जो इंट्रोड्यूस होंगे, और चूँकि हुकूमत के पास कौमी असम्बली में और सेनेट में उस तरह से वाज़े अक्सरियत नहीं है, यानी अगर कोई आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए तो वो उसके पास नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि इसका तोड़ ढूंढने के लिए ये जो मुश्तरका इजलास है पार्लियामेंट का, यानी कौमी असम्बली और सेनेट का, ये बुलाया जाएगा और इसमें कुछ ऐसी कानून साजी की जाएगी जो कि अपोजिशन कह रही है कि ना हो सके। तो क्या ये कानून बनेगा, क्या कानून है, और इस हवाले से क्या ख़दशात हैं अपोजिशन के, वो जानेंगे हम उमर जट से। उमर, क्या चल रहा है? सर थैंक यू। एक तो सर सबसे पहले आपको ये पता है कि नून लीग जो है ना, मेरे ख़्याल में नून लीग एक बार फिर साबित कर रही है कि वो मेरिट को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती, और हमेशा से वो ये चाहते हैं कि वो तमाम इदारों को बशमूल अदालतें वो उनके कंट्रोल में हों। अभी कौमी असम्बली का सेशन बुलाया गया और फिर सेनेट का सेशन जो है वो भी चल रहा है और फ्राइडे तक गया। इसमें सर कोशिश जो बिल्स ले डाउन हुए हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जिस पर जो इस टाइम बिल इस मीडिया की और पूरी कौम की नज़रों में है, वो नूर आलम ख़ान के वो बिल हैं जो अदालत के हवाले से हैं, और हुकूमत उन्हीं को अप्रूव कराने के लिए, उन्हीं को मंजूर कराने के लिए कोशिश कर रही है। अब उसमें सर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, अगर आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो जैसा आपने कहा कि उसके लिए बाकायदा तो 2/3 अक्सरियत चाहिए कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, लेकिन कानून साजी बहरहाल जो है वो जॉइंट सेशन में की जा सकती है। बिल जो हैं ये बड़े इस पर शोर होगा है कि जी नूर आलम ने बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के बिल हैं, अदलिया से मुताल्लिक हैं। क्या इसमें मतलब है, क्या है उन बिल में जजों की उम्र से मुताल्लिक? सर उसमें अगर हम उनका क्रक्स देखें ना 5-6 बिलों का, तो उसमें एक तो चीज़ सबसे पहले कि जो 100 मोटो का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) वाला, उसमें तब्दीली की जाए, और वो इख्तियार जो है वो 3 जजिस से बढ़ाकर अब 9 जजिस तक करने का प्लान है कि 9 जजिस उसको देखें। दूसरे नंबर पे जो चीफ़ जस्टिस की तैनाती का अमल है, वो जैसा एक रिवायत चल रही है कि मोस्ट सीनियर जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का, रिवायत नहीं बल्कि इस वक्त आइन में मौजूद है, वो उस जो आर्टिकल 175 के तहत जो मोस्ट सीनियर जज है वो बनता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब चूँकि काजी फायज़ ईसा का तकरीबन 1-1.5 महीना उनका बाकी है, और उसके बाद जो जज बनने हैं, शायद वो हुकूमत ये चाह रही है कि उनकी अपॉइंटमेंट से पहले कोई इस तरह का तरीक़ाकार लाया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी से हुकूमत किसी भी जज को चुन सके। और इस जो कानून पार्लियामेंट में लाए जा रहे हैं उसमें यह है कि जो भी हुकूमत या पार्लियामेंट जिसको चाहेगी उसको अपॉइंट कर सकती है अपनी मर्ज़ी के साथ और अपनी मंशा के साथ, वो कोई भी जज पिक करके, सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं होगा, सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं होगा, वो 3 नंबर पर जज है, वो 4थे नंबर पर जज ऐसा है जो हुकूमत समझती है कि वो उनके साथ चल सकते हैं या हुकूमत उनके साथ कंफर्टेबल है, तो वो ये चाहेंगे कि वो उस जज को वो ले आए। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जिनके इस मौके पे अगर इस किस्म की कानून साजी की या आइन में तरमीम की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका तो साफ मतलब है कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, शायद हुकूमत फिर उनको बाईपास करवाना चाह रही है। कमरान साहब, अगर टू बी वेरी फेयर होकर बात करें ना, तो आप देखें पीटीआई की हुकूमत में भी उनका काजी फायज़ ईसा के साथ कोई मसला नहीं था। जिनका मसला था उन्होंने इमरान खान की हुकूमत से रेफरेंस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ दायर करवाया। इस सिचुएशन में देखें तो ये नून लीग शायद इस मामले में इतनी ज़्यादा एक्टिव या कोशिश ना कर रही हो, जो करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं। उसके हवाले से नून लीग जो है वो अब पीटीआई की जगह नून लीग अपना शोल्डर प्रोवाइड कर रही है। गो कि नून लीग को भी इसमें फ़ायदा है जिस तरह पीटीआई को फ़ायदा था, लेकिन करवाने वाले को कोई और हैं, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नून लीग में नहीं है कि इतनी बड़ी कानून साजी के लिए ना वो नंबर गेम है। वो इतने पूरे एतमाद इसीलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि जिन्होंने चेंजेस करवानी है वो बंदे भी पूरे करेंगे। अब आपने जैसे पहले बताया कि 2/3 के लिए इनको अक्सरियत चाहिए, तो कौमी असम्बली में सर 212 सीटें हैं टोटल, काउंट करें अगर मुस्लिम लीग मौजूदा हुकूमत के पास, इनको 200 तकरीबन 22 या 24 का इनके पास फिगर होना चाहिए।
तो ये प्लान कर रहे हैं कि जो 40 लोग आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने छोड़े हैं उसमें से ये मैनेज कर लेंगे। अब आगे चले जाएं सेनेट में, तो सेनेट में 8 सीटें इनको, यानी वो 40 अरकान जो कि पीटीआई जिन्हें क्लेम कर रही है कि ये हमारे हैं, उनको अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो यह है कि वो दे आर वल्नरेबल इस वक्त। सर देखिए, वो 40 इलेक्शन कमीशन ने छोड़े ही अभी तक इसलिए ना, वरना फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। वो इंतजार इसीलिए हो रहा था ना कि वो 40 के 40 मौजूद रहें, ताकि उनमें से ऐसी किसी तरमीम के लिए बंदों को आसानी से तोड़ा जा सके, और जो तोड़ने वाले हैं वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। अब सर अपोजिशन जो पीटीआई और इसके अलाइज हैं वो भी इसको काउंटर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने ज़ाहिर बात है मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर इख्तियार जो अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। और आप ये जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में एक बात मशहूर है कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर कोई हुकूमत जो है वो बन नहीं सकती, और अगर बन जाए तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बगैर चल नहीं सकती। तो अभी भी जो डिसाइसिव जो नंबर्स हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के पास हैं, और वो फ़िलहाल तो ये ऐलान कर चुके हैं कि वो इन बिलों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे और इनकी मुखालफत करेंगे। और इसी हवाले से उन्होंने नूर आलम खान को भी ये तनबीह की है कि ये तमाम जो कानून है ये वापस लिए जाएँ। अच्छा, नून लीग इसके ऊपर भी क्लियर नहीं है। ख्वाजा आसिफ की आप बात सुने, राना सनाउल्लाह की आप बात सुने, वो खुलकर ये बात नहीं कर रहे कि हम ये तरमीम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो एक ड्यू प्रोसेस है उसके तहत ही जो चीफ जस्टिस रहे हैं वो बनेंगे, लेकिन भी अंदर जैसे कि पंजाबी में कहते हैं ना अंदर खाते, वो काम चल रहा है, वो देते काम में कर रहे हैं। और ये जॉइंट सेशन बुलाना इस बात की गमाजी करता है कि ये किसी ना किसी तरीके से वो कानून जो है वो ये लाना चाहते हैं, और ये जजेस के मामले पर ये कंट्रोवर्सी जो है ना ये क्रिएट होगी, आज नहीं कल नहीं। अब जब ये मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा तो ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएगी, हुकूमत भी सामने आ जाएगी, और अपोजिशन का भी पता चल जाएगा वो कितने पानी में है। और आपने जो एक बात की कि शायद नून लीग को ऐसा कोई मसला ना हो मौजूद अदलिया से या आने वाले चीफ जस्टिस से, जिसको मसला है उनकी जानिब से ये सब कुछ जो है वो ये सारा कुछ स्टेज जो है वो सजाया जा रहा है। एक चीज़, दूसरी बात ये कि एक इसका एक ये भी एक रीज़न हो सकती है कि शायद अभी आईनी तरमीम शायद ना हो सके, लेकिन इन सारी बिल जमा करवाना और पेश करना और ये कानून साजी का ड्राफ्ट तैयार करना, एक ये मैसेज भी जाना होता है कि जी ये अदलिया को कि जनाब हम तो ये कुछ भी करवा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ ये भी होता है, आपको नुकसान भी हो सकता है, आपको फ़ायदा भी हो सकता है, आपको 3 साल की एक्सटेंशन भी मिल सकती है, तमाम जजों को मिल सकती है, चीफ़ जस्टिस का टेन्योर भी बढ़ सकता है, और ये कि तरीक़ाकार जो है चीफ़ जस्टिस का वो भी चेंज हो सकता है। तो वो कैरेट एंड स्टिक मेरा ख़्याल है दोनों दिखाई जा रही हैं, ताकि जो है ना मामला जो है ना वो बने रहे। सर अच्छा, इसमें ना एक ख़बर ये है कि हमारे जो हमारी जो बात हुई लोगों के साथ, ख़बर ये आ रही है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब और हुकूमती नुमाइंदगान की जो है अटॉर्नी जनरल के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह से को मुलाकात की खबर आ रही है कि मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में उनको इन बिल के ऊपर एतमाद में लेने की कोशिश की गई, और उनको ये बताया गया है कि इससे कितनी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें इजाफा होगा, और जो 1% जो उन्होंने बनाए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा होगा उनको। लेकिन खबर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से हुकूमत को कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिया गया, बल्कि इसके ऊपर इनकार किया गया। अब हुकूमत को जब ये पता चल गया कि बाकी जजेस जो अदालत में बैठे हुए हैं वो इस सारे मामले पर उनके साथ नहीं है, तो तभी कल आपने देखा कि जस्टिस जो आज़म नज़ीर तारड़ है वो सेनेट में जो उनका स्टेटमेंट था उसमें वो काफ़ी बैक पे नज़र आए, और उन्होंने डिफेंस किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम मजबूत करना चाहते हैं इदारों को, और जो भी वट एवर जो उनका बयानिया था। तो उसे लग ये रहा है कि हुकूमत को एक तो चैलेंज है नंबर्स का, और दूसरा चैलेंज ये है कि अगर वो ये काम करते हैं तो अदालतों की जानिब से उन्हें जो रिएक्शन आएगा वो कैसा रिएक्शन होगा, इसके ऊपर भी हुकूमत जो है टेस्ट उनको वो उसमें है कि ये क्या रिएक्शन आएगा, वो सोच रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही कि इसका रिएक्शन किस तरह का आ सकता है। बिल्कुल राइटली सेट। उमर ने बड़ी अच्छी तरीके से एलैबोरेट किया कि जी ये एक्चुअली मसला किसका है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अदलिया को कैसे टेस्ट किया जा रहा है, और तीसरी बात ये है कि ये जो मुलाकात वाली इन्होंने बात बताई कि आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई आने वाले चीफ जस्टिस से, जिनका कि नोटिफिकेशन अभी होना है, कि उस मुलाकात में बज़ाहिर जो है वो अदलिया ने इस चीज़ को इनकार किया। इनकार से मुराद ये कि उन्होंने वोट तो नहीं देना था, लेकिन उन्होंने बताया कि जी कानून के पैरामीटर्स में और आइन के पैरामीटर्स में और अदालती पैरामीटर्स में ये जो कुछ होने जा रहा है ये
उड़ा दिया जाएगा। इसलिए ऐसी कोशिश होनी नहीं चाहिए। जिसे कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस, यही इसका वो निकलता है। डिस्प्लेयर जो है हाँ, डिस्प्लेयर शो कर दिया जी बिल्कुल। तो वो है, और बल्कि उमर ने ये बात बताई कि जी उसमें ये कहा गया कि जी ऐसा कुछ अगर आप करेंगे तो ये मौजूद चीफ जस्टिस वाले जो उम्मीदवार हैं, यानी कि कोई भी इस वक्त, यानी जिसमें इस वक्त की जो जितने भी सीनियर जजेस हैं, उनके ऊपर इसका इतलाक़ जो है वो कतई तौर पर नहीं हो सकेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा कानून बनाना है तो वो ये, जब जितने आज भुगत जाएँ जस्टिस और चीफ जस्टिस साहिबान, तो उसके बाद जो नया आएगा, उसके बाद यानी आने वाले दिनों से इसका इतलाक़ जो है मुस्तक़बिल में इसका हो सकता है। मौजूद सूरत हाल में इसका इतलाक़ जो है वो ऐसे कानून का नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो ज़ाहिर है कि फिर ये सिग्नल आया हुआ है कि अदलिया ऐसे कवानीन को उड़ा देगी, और होता भी यही है। तो देखना यह है जी कि अब सूरत हाल जो है वो किस, यहाँ पर बहुत महाज़ खुले में, अदालती महाज़ हैं, सियासी महाज़ है, माशी महाज़ है, अवामी महाज़ इवन खुला हुआ है। लेकिन इन तमाम महाज़ों पे जो जंग हो रही है वो, उसका कोई क्लू नज़र नहीं आ रहा कि वो किसके हक़ में हो रही है, किसके मुखालिफ हो रही है। और इसमें वो जो कहा जाता है ना एक मुआसरा के हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान होता है, तो यहाँ पर यही हो रहा है कि इन इदारों की और इन बड़ों की लड़ाई में आवाम का नुकसान हो रहा है, जो कि पहले ही जो है वो हालात की चक्की में पिस रही है।